Stay clean. This is a past exam question, and it's actually about whether we should continue a particular product or not. तो हमें देखना ये है कि क्या हमें ये प्रोडक्ट कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Stay Clean manufactures and sells a small range of kitchen equipment. Specifically, the product range contains a dishwasher, a washing machine, and a tumble dryer. The TD is of a rather old design and has for some time generated negative contribution. It is widely expected that in 1 year's time, the market for this design of TD will cease as people switch to a washing machine that can also dry clothes after the washing cycle has completed. So it's about a product which is called TD, and TD is going to be obsolete in 12 months time completely. Stay Clean is trying to decide whether or not to cease the production of TD now or in 12 months time. So the decision is कि हमें इस TD को अगले 12 महीने तक कंटिन्यू करना चाहिए या इसको इमीडिएटली क्लोज कर देना चाहिए. और डेटा हमें दिया हुआ है एनुअल सेल्स एंड वॉल्यूम ऑफ एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स. ये तमाम इन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, सेल्स भी दी हुई है एनुअल. इट इज थॉट दैट सम ऑफ द कस्टमर्स दैट बाय अ TD आल्सो बाय DW एंड WM. It is estimated that 5% of the sales of WM and DW will be lost if the TD ceases to be produced. अगर TD को आज बंद कर दिया जाए तो इन दोनों की 5% सेल्स भी ड्रॉप हो जाएंगी. इसका मतलब ये है कि TD की वजह से इन दोनों की जो सेल्स हो रही है वो 5% है. तो जब हम ये देखेंगे कि क्या TD को कंटिन्यू करना चाहिए तो हम जो इंक्रीमेंटल सेल्स लेंगे वो इसकी सेल्स का 5% लेंगे, क्योंकि बाकी इंक्रीमेंटल नहीं है. बाकी सेल्स तो आपकी होनी है चाहे आप TD कंटिन्यू करो या ना करो, लेकिन 5% जो सेल्स है वो TD पे डिपेंडेंट है, वो TD की वजह से हो रही है. तो हम TD की बेनिफिट के तौर पर इसको दिखाएंगे. ऑल द डायरेक्ट लेबर फोर्स करंटली वर्किंग ऑन TD विल बी मेड रिडंडेंट, यानी उनको फारिग कर दिया जाएगा फौरन अगर TD को हम सीज करते हैं अभी. और ऐसी सूरत में हमें $6,000 पे करने पड़ेंगे. तो अगर हम TD बंद करते हैं तो 6,000 देने पड़ेंगे, और अगर हम TD कंटिन्यू करते हैं तो ये 6,000 हमारे सेव हो जाएंगे. So it will be shown as benefit of continuing TD. If Stay Clean waited for 12 months, the existing labor force would be retained and retrained at a cost of 3,500 to enable them to produce a new washing and drying product. और अगर हम TD को कंटिन्यू करते हैं तो इसका मतलब ये जो हमारी एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स है ये हमारे पास रहेगी, और जब TD खत्म हो जाएगा नेक्स्ट एक साल के बाद, तो उन्हीं को हम ट्रेन करके 3,500 खर्च करके और नए प्रोडक्ट के लिए ट्रेन कर देंगे. तो ये 3,500 हमें स्पेंड करने पड़ेंगे अगर हम TD कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिर हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग स्टाफ की, और ये हमारे सेव हो जाएंगे. सो ये सेविंग होगी और ये कॉस्ट होगी. Recruitment and training cost of labor in 12 months time would be 1,200 in the event that redundancy takes place now. और अगर आप उनको अभी फारिग कर देते हो, और ऑब्वियसली अभी हम कब फारिग करेंगे जब हम TD बंद कर रहे होंगे, तो उस सूरत में ये कह रहा है कि अगर आप TD अभी बंद कर देते हो और लेबर फोर्स को आज ही फारिग कर देते हो, तो फिर आपको एक साल के बाद $1,200 खर्च करने हैं नए स्टाफ को ट्रेन करने के. लेकिन अगर हम ये फैसला करने जा रहे हैं कि हमें TD को कंटिन्यू करना है, तो फिर ये $1,200 आपके सेव हो जाएंगे, उसके बदले सिर्फ 3,500 खर्च होंगे ट्रेनिंग के. तो 6,000 एंड 1,200 ये दोनों सेविंग हो जाएगी, और 3,500 आपकी कॉस्ट हो जाएगी लेबर रिलेटेड, रिडंडेंसी से रिलेटेड. Stay Clean operates in just-in-time policy, and so all the material costs would be saved on the TD for 12 months. So material cost जो है वो GIT सिस्टम पे है, यानी एडवांस में हमने रखा नहीं है. तो कॉस्ट जब भी आप TD कंटिन्यू करने का सोचोगे तो कॉस्ट आएगी, वरना नहीं आएगी. Equally, the material cost related to the lost sales on WM and DW would also be saved. और इसी तरह जो बाकी दो प्रोडक्ट की सेल्स TD को बंद करने की वजह से कम हो जाएंगी, तो उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और उसकी जो मटेरियल यूजेज है वो भी सेव हो जाएगी. बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, यानी आप तभी इंकर करोगे जब आप TD कंटिन्यू करोगे, वरना फिर आपको इंकर करने की जरूरत नहीं है. सप्लायर ने डिस्काउंट भी ऑफर किया है, कहता है 0 से 6 लाख तक की अगर एक्सपेंडिचर है तो 0% है, 6 लाख से 8 लाख है तो 1% है, 8 लाख से, और ये पूरी रेंज दी हुई है. Stay Clean uses this supplier for all its materials for all the products it manufactures. So जो भी मटेरियल आप ले रहे हो वो सारा इसी से ले रहे हो. And the figures given in the cost per unit table for material cost, इनकी बात कर रहा है 70, 100, 50.
पर यूनिट आर नेट ऑफ एनी डिस्काउंट स्टे क्लीन ऑलरेडी क्वालिफाइज फॉर। यानी ये जो आप इस वक्त जो सेल्स वॉल्यूम आपने बजट किया हुआ है, ये 5000, 6000, 1200, इसके हिसाब से जो डिस्काउंट बनता है वो ऑलरेडी इसमें इंकॉर्पोरेट करके ही ये फिगर्स लिखी गई हैं। यानी इन्होंने कैलकुलेशन की है कि इसके लिए कितना मटेरियल चाहिए, तो उसको देखते हुए ही इन्होंने इसमें से डिस्काउंट माइनस करके ये फिगर लिखी हुई है, नेट ऑफ डिस्काउंट। और वो ऑब्वियसली यहां से देखकर क्या होगा कि कौन सा डिस्काउंट एप्लीकेबल है। The supervisor currently classed as an okay. The space in the factory currently used for the TD will be sublet on for 12 months on short-term lease. If TD stops now, the income from the contract will be 12,000. इसका मतलब अगर आप TD को अभी बंद कर देते हो, तो जो स्पेस खाली होगी अगले 1 साल तक के लिए टीडी को बनाने की, वो आप किसी को रेंट पे दे सकते हो और 12,000 कमा सकते हो। उसका मतलब टीडी को कंटिन्यू करने की वजह से ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। And supervisor, currently classed as an overhead, supervises the production of all three products, spending approximately 20% of their time on TD production, and they would continue to be fully employed if the TD ceases to be produced now. यानी ये सुपरवाइजर जो है वो टीडी रहे ना रहे, उसका काम चलता रहेगा, वो फुली एम्प्लॉयड रहेगा, उसको पूरे पैसे दिए जाएंगे। इसका मतलब इसकी जो सैलरी है वो कमिटेड कॉस्ट है, वो टीडी रहे ना रहे वो कॉस्ट आएगी। अब हमें फैसला करना है कि क्या हमें टीडी को 1 साल कंटिन्यू करना है या अभी बंद कर देना है। तो उसकी बहुत सिंपल सी बात है, आप पहले ये देखो कि टीडी को कंटिन्यू करने की वजह से खास तौर पे कितनी सेल्स आपकी होंगी, तो इंक्रीमेंटल सेल्स आप उठा लो। सो इंक्रीमेंटल सेल्स जो है वो डीडब्ल्यू की 5,000 नहीं होंगी, क्योंकि 5,000 में से 5% सेल्स टीडी की वजह से है, बाकी सेल्स तो फिर भी होनी है। सो 5,000 इंटू 5%, 250। सो 250 यूनिट्स की जो सेल्स हैं वो टीडी की वजह से होंगी, और एक यूनिट इसका 200 में सेल होता है, तो 200 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 250 इंटू, तो $50,000 ऑफ डीडब्ल्यू सेल्स विल बी बिकॉज ऑफ टीडी। ये इंक्रीमेंटल है बिकॉज ऑफ टीडी। यानी अगर आप टीडी कंटिन्यू करते हो तो ये जो $50,000 का रेवेन्यू ये आपको मिलेगा, और अगर आप ये बंद कर दोगे तो ये नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 6,000 यूनिट्स इसके आप बेचोगे, इसका भी 5% होगा, और इसका एक यूनिट 350 में बिकता है, प्राइस दी हुई है 350। सो डब्ल्यू एम 105,000। ये वो सेल्स हैं इन दो प्रोडक्ट्स की जो टीडी की वजह से हो रही हैं, और हम यही देखना चाह रहे हैं कि अगर हम टीडी कंटिन्यू करते हैं तो टीडी की वजह से कितना बेनिफिट मिलेगा और कितना लॉस होगा, कॉस्ट आएगी। और इसकी तो पूरी सेल्स, ऑब्वियसली टीडी की तो पूरी सेल्स इसको कंटिन्यू करने की वजह से होगी, सो ये पूरी उठा लेंगे, और रेट है 96,000। सो द टोटल रेवेन्यू जो है जो टीडी की वजह से हमें मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है $251,000। अब लेस करते हैं इसमें से इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब जो जो कॉस्ट इसकी वजह से स्पेसिफिकली आ रही है वो हम कंसिडर कर लेते हैं। इसमें से एक तो आपकी मटेरियल कॉस्ट को अभी हम डिस्कस नहीं करते, पहले लेबर कॉस्ट देख लेते हैं, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर जो है वो ऑब्वियसली क्वेश्चन में बताया गया था कि जो लेबर है वो अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपकी आएगी, वरना आप फारग कर दोगे तो कॉस्ट नहीं आएगी सिवाय वो रेजिडेंसी कॉस्ट की। तो इसका मतलब जो भी आप लेबर को पे करोगे वो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, वो सिर्फ उसी सूरत में पे करोगे जब वर्क ये होंगे। तो $50 आप लेबर कॉस्ट दे रहे हो डीडब्ल्यू के लिए, और उसके हैं 200 यूनिट्स, नहीं उसके 5,000 का 5%, सो 250 यूनिट्स। तो 250 यूनिट्स और डीडब्ल्यू बन रहे थे टीडी की वजह से, तो उनका रेवेन्यू भी 250 यूनिट्स का लिया है, और अब लेबर कॉस्ट भी 250 यूनिट्स की हम ले रहे हैं, तो 12,500 आपकी लेबर कॉस्ट इसकी वजह से आएगी। इसी तरह 6,000 इंटू 5%, ये इसका जो डब्ल्यू एम की जो सेल्स थी वो यूनिट्स आ गए 300, और इस पे हर यूनिट पे लेबर कॉस्ट जो है वो 80 है। तो ये दोनों कॉस्ट सेव हो जाएंगी ना। अगर आप अपने डीडब्ल्यू को बंद करते हो, टीडी को बंद करते हो, तो इन दोनों की सेल्स भी नहीं करनी पड़ेगी, और जब ये नहीं करनी पड़ेगी तो प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे, और प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जो लेबर इन पे लगनी थी वो फारिग हो जाएगी और हमारी कॉस्ट सेव हो जाएगी। और इसके तो पूरे 1,200 आएंगे एट द रेट ऑफ 48,000। ये आ गई 84,500 की लेबर कॉस्ट। ओके,
अब उसके बाद जो है वो हमारी कॉस्ट मटेरियल है, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी रेंट की 12,000, क्योंकि अगर हम ये टीडी अभी बंद कर देते हैं तो हम 12,000 कमा सकते हैं उसकी जगह को रेंट आउट करके, लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो वी विल लूज अ रेवेन्यू, सो लॉस ऑफ रेवेन्यू, रेंटल रेवेन्यू ना, वो $12,000 हो जाएगी। ये भी हमारी कॉस्ट तस्वुर की जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूइंग टीडी। ये हमें नहीं मिलेंगे अगर हम टीडी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिर जगह टीडी ही घेर रहा होगा और टीडी की जगह पर हम किसी को रेंट पे नहीं दे पा रहे होंगे 12,000। उसके बाद रिडंडेंसी कॉस्ट, वो एक साथ ही नेट ऑफ कर लेते हैं। आप क्वेश्चन बता रहा था कि अगर हम टीडी को कंटिन्यू करते हैं तो फिर हमें ये रिडंडेंसी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। बेसिकली आप जब वर्कर को फारिग करते हो वक्त से पहले, यानी एक साल तक वो काम करके कमा सकते थे और आपने कहा नहीं यार बस हमें ज़रूरत नहीं है, तो अब लेबर लॉज होते हैं उसके मुताबिक क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है वो ये है कि आपने लेबर को 6,000 देने हैं, क्योंकि आप जल्दी उनको फारिग कर रहे हो। तो ये 6,000 आज अगर फारिग करते हो तो देने पड़ेंगे, वरना अगर टीडी कंटिन्यू होता है तो आपको ये 6,000 नहीं देने। सो ये आपकी सेविंग हो जाएगी। दूसरा, आज फारिग करने की वजह से आपको नए वर्कर्स को एक साल के बाद ट्रेन करना पड़ता है और 1,200 वो भी खर्च करने पड़ते हैं। तो ना ये 6,000 खर्च करने, ना ये 1,200 खर्च करने, तो ये दोनों आपकी सेविंग हो जाएंगी 7,200, और ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर अगर आप 12 महीने कंटिन्यू करते हो तो आपको एग्जिस्टिंग स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा 3,500 कॉस्ट में। तो 6,000 प्लस 1,200 सेविंग एंड 3,500 जो है वो आपकी कॉस्ट होगी। सो देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। कॉस्ट है 3,500, तो कॉस्ट में हम 3,500 लिख देते हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट। ठीक है, हम लिख लेते हैं कितनी ट्रेनिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, 3,500। लेकिन उसकी वजह से हमारी सेविंग हो जाएगी इन रिडंडेंसी कॉस्ट और ट्रेनिंग कॉस्ट, जो नए वर्कर्स को वो आपकी हो जाएगी 6,000, वो बेनिफिट है तो इसलिए मैं बेनिफिट्स में दिखा रहा हूँ। सो 7,200 विल बी द सेविंग, वेयर एज 3,500 विल बी द कॉस्ट। और आप चाहो तो इन दोनों को यहाँ नेट ऑफ करके नेगेटिव भी दिखा सकते हो उसमें, बट ज्यादा बेहतर हम यहाँ दिखा दें। तो ये आपका बेनिफिट साइड है 7,200, और ये आपकी कॉस्ट आएगी जब आप उनको फारिग नहीं करेंगे और एक साल के बाद जब वो प्रोडक्ट बंद हो जाएगा तो नए प्रोडक्ट के लिए ट्रेन करने की कॉस्ट होगी 3,500। अब हम आते हैं मटेरियल के ऊपर, जो सबसे ट्रिकी पार्ट है। उसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, और वर्किंग का मतलब ये है कि हम ये देखें कि मटेरियल कॉस्ट अगर टीडी को बंद किया जाए तो कितनी होगी, और अगर टीडी को 12 महीने कंटिन्यू किया जाए तो कितनी होगी। ठीक है, तो अगर लेट्स से आप उसको टीडी को कंटिन्यू करते हो तो फिर आपको जो परचेजिंग करनी पड़ेगी वो पूरे तमाम उसके लिए करनी पड़ेगी, इन सब के लिए, अगर आप कंटिन्यू करते हो। और ये पूरा चार्ट बना भी उसी एतबार से कि अगर आप कंटिन्यू करते हो तो हम ये देखते हैं कि अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या होगी। सो मटेरियल कॉस्ट इफ कंटिन्यूड, तो देखते हैं कितनी आती है। उसके लिए इसके यूनिट्स जो टोटल बिकेंगे वो 5,000 बिकेंगे। अब आप सवाल करोगे कि सर आप पूरे 5,000 क्यों उठा रहे हैं। पूरे 5,000 इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम टीडी कंटिन्यू करते हैं तो हमारी टोटल परचेज कॉस्ट क्या होगी, और अगर हम टीडी बंद करते हैं तो परचेज कॉस्ट कितनी होगी। तो जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली टीडी कंटिन्यू करने की वजह से आ रहा होगा, तो हम वो डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं जो टीडी की वजह से आएगा। अगर कंटिन्यू करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप इसके पूरे 5,000 बेच पाओगे, और 5,000 बेचोगे तो एक यूनिट की कॉस्ट 70 है, और ये कंटिन्यू करने के केस में ही दी हुई थी 70, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि डिस्काउंट जो अप्लाई किया गया वो कर दिया गया है। ये आ गया आपका पहला प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट आ गया DW। उसके बाद इसके हैं 6,000, और इसके एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट जो दी हुई है इसी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से वो 100 है। और
इसके यूनिट्स पूरे 1200 और इसकी नेट ऑफ डिस्काउंट कॉस्ट जो है वो है 50। सो इस वक्त जो टोटल कॉस्ट आ रही है 10100000 आ रही है। अब आप अगर टेबल में जाके देखें तो अच्छा, ये क्वेश्चन ने कहा था कि ये जो कॉस्ट दी हुई है इस पैराग्राफ में लिखा हुआ था, ये जो इधर दी हुई है ये ऑलरेडी इस एक्टिविटी लेवल के हिसाब से जितना डिस्काउंट बनता है वो माइनस करने के बाद ही दी हुई है। सो ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइसेस है। अब हमें देखना ये है कि ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये कितना परसेंट डिस्काउंट के बाद की है, उसके लिए हमें टेबल पे जाना पड़ेगा। और आप ये देखें कि डिस्काउंट के बाद जो परचेजिंग है वो 10100000 है डिस्काउंट के बाद। हाँ, इसका मतलब डिस्काउंट से पहले जो ग्रॉस वैल्यू है वो तो इससे भी ज्यादा होगी। तो टेबल में जाके हम देखते हैं कि इस रेंज के लिए कितना परसेंट डिस्काउंट मिलता है। 0 से 6 लाख, क्या ये वाला डिस्काउंट एप्लीकेबल है इस पे? नहीं, क्योंकि 1010 यानी 1 मिलियन से भी ऊपर की परचेजिंग है। ये वाली रेंज भी नहीं है, ये वाली रेंज भी नहीं है, ये वाली रेंज भी नहीं है, ये वाली रेंज है। यानी वो कहता है जब 960,000 से आप ऊपर परचेजिंग करते हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिलता है। ये तो डिस्काउंट के बाद ही 10100000 बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इस पे कितना डिस्काउंट मिलके फिर ये अमाउंट आई होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था ये नेट ऑफ डिस्काउंट है और डिस्काउंट के बाद आपकी 10100000 तो डिस्काउंट से पहले तो इसका मतलब इससे भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये 5% डिस्काउंट के बाद है। सो इट इज नेट ऑफ 5% डिस्काउंट। ये 5% डिस्काउंट के बाद है ये सारी प्राइसेस का मतलब सर, ये जितनी भी प्राइसेस दी हुई थी 70, 100 एंड 50, ये 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद थी। यानी ये सब 95, 95, 95% थी। ये 95, 95 थी, यानी ये डिस्काउंट से पहले क्या थी वो आप निकाल सकते हो। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो पॉज करें और ये 5% माइनस करने के बाद है, तो आप ये समझिए कि अगर डिस्काउंट ना मिला होता तो ये प्राइसेस क्या क्या होती। जरा आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करें। ओके, आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं भी करके देख लेता हूँ, यहीं नीचे ही कर लेता हूँ आसानी के लिए। बिफोर डिस्काउंट प्राइसेस। सो पहली वाली डिस्काउंट के बाद 70 है और हमने ऊपर देख लिया कि वो 5% डिस्काउंट माइनस हुआ होगा, क्योंकि ये जो आप परचेजिंग देख रहे हो ये 1 मिलियन से ऊपर की है, विच मीन्स 5% का डिस्काउंट मिला हुआ है। तो 70 को आप अगर तसव्वुर करें 95 5% माइनस करने के बाद, तो हम देखना चाहते हैं 100 पे जाके कितना होगा, यानी ग्रॉस कितना होगा, बिफोर डिस्काउंट कितना होगा। तो हम इसको 95 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें, यानी डिस्काउंट से पहले ये 74 था, फिर इसके ऊपर 5% डिस्काउंट मिला है, यानी 5% अगर डिस्काउंट लूँ इसका तो 3.68 बनता है, इसमें से ये माइनस करूँ तो ये 70 बनता है। सो डिस्काउंट से पहले ये प्राइसेस थी और ये राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा। इसी तरीके से दूसरी वाली प्राइस जो है वो कितनी है, वो 100 है और तीसरी 50 है। तो 100 डिवाइडेड बाय 95%, 105, एंड वो कितनी थी 50 डिवाइडेड बाय 95%। ये डिस्काउंट से पहले थी। अब अगर हम टीडी को बंद कर देते हैं, हम टीडी बंद कर देते हैं, तो फिर हमारी सेल्स 6,000, 5,000 और 1,200 नहीं होंगी। फिर क्या होगा, इफ डिसकंटिन्यूड। फिर जो 5,000 सेल्स थी वो 5,000 नहीं रहेंगी, उसमें 5% कमी आएगी, क्योंकि उसमें से 5% की जो सेल्स थी वो टीडी की वजह से हो रही थी। तो 95% सेल्स रह जाएंगी। कितनी रह जाएंगी, 4750। आप सिर्फ 4750 यूनिट्स सेल कर पा रहे होंगे, और 4750 यूनिट्स जब आप सेल कर पा रहे होंगे तो एक यूनिट की जो ग्रॉस परचेज कॉस्ट है मटेरियल की वो 73.68 है। तो हम पहले ग्रॉस निकालेंगे नए सेल्स लेवल पे, और फिर देखेंगे कि हमारी स्लैब के अंदर वो कहां फॉल कर रहा है, फिर उसके हिसाब से डिस्काउंट अप्लाई करेंगे। तो पहले हमेशा याद रखें, जब भी आप कुछ चीज परचेज करने जाओगे तो पहले वो ग्रॉस वैल्यू देखेगा ना बिफोर डिस्काउंट, और देखेगा कि परचेजेस किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई करेगा। तो ये हमने ग्रॉस निकाल ली थी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5,000 का 95%, क्योंकि 5% सेल्स ड्रॉप हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई बाय 73.68, ताकि हम ये देख सकें डीडब्ल्यू के लिए परचेजिंग कॉस्ट कितनी होगी, 350,000। और इसके लिए 6,000 का 95%, क्योंकि इसकी भी 5% सेल्स ड्रॉप हो जाएंगी, और इनटू दिस, और ये तो जीरो हो जाएगा
क्योंकि इसकी कोई सेल्स ही नहीं होंगी जब आप डिसकंटिन्यू कर दोगे, तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। तो जो टोटल कॉस्ट आपकी आएगी वो इन दोनों का सम आएगी 950,000। अब ये है बगैर डिस्काउंट के। अब जाएंगे टेबल पे और देखेंगे कि अगर हम टीडी नहीं बनाते तो हमारी परचेजिंग कॉस्ट होती 950,000 और उस पर सप्लायर हमें क्या ऑफर कर रहा होता। सो लुक एट द टेबल एंड टेल मी कि अब कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा जब उनकी परचेजिंग 950,000 होगी ग्रॉस। 950 इस रेंज में? नहीं, इस रेंज में। यस, 9 लाख टू 960, 950 इसी रेंज में आ रहा है, यानी 3% डिस्काउंट मिलेगा। सो ये जो आपकी ग्रॉस कॉस्ट है इस पे 3% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसके ऊपर मैं 3% अप्लाई कर देता हूँ, यानी इसको 97% कर देता हूँ, 3% इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो 921,500 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम सर कंटिन्यू नहीं करते तो परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी 921,500, और अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो जाहिर है फिर आप DW, WM, TD सब बनाओगे, पूरा पूरा बनाओगे, उस केस में आपकी टोटल परचेज कॉस्ट बढ़ जाएगी 101,000 पे। तो ये जितनी भी आपकी कॉस्ट में इजाफा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ TD को कंटिन्यू करने की वजह से हो रहा है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो आपकी आएगी वो आपकी आएगी 88,500। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज आर इन परचेज कॉस्ट, इंक्रीमेंटल परचेज कॉस्ट $88,500। तो जब भी इस तरह का सवाल आए जिसमें आपकी जो परचेज कॉस्ट है उस पर डिस्काउंट और इस तरह मिल रहा हो और बाकी प्रोडक्ट को पे भी मिल रहा हो इसकी वजह से, तो उसमें हमेशा आप ये देखोगे कि टोटल परचेज कॉस्ट कंटिन्यू करने की वजह से कितनी है और अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो कितनी होगी। तो इसका जो डिफरेंस है ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कंटिन्यू करने की वजह से है। तो अगर आपकी जेब से 88,500 सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप टीडी कंटिन्यू कर रहे हो, तो दैट्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूइंग टीडी। सो परचेज मटेरियल कॉस्ट हम डायरेक्टली लिख लेंगे 88,500। तो अब अगर आप टीडी कंटिन्यू करते हो तो आपकी जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी वो होगी 188,500, और अगर हम इसको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से माइनस करते हैं तो 69,700 हमारा आ जाएगा इंक्रीमेंटल बेनिफिट। सो चूंकि बिजनेस का प्रॉफिट 69,700 टीडी को अगले 12 महीने कंटिन्यू करने की वजह से बढ़ जाएगा, लिहाजा इफ द रिकमेंडेशन हैज बीन आस्क्ड तो वी विल से the company should continue with TD for next 12 months as this will result in incremental benefit of $69,700. Thank you.